पेपर अध्ययन श्रृंखला में अब तक हमने रीट लेवल 2 के सभी जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन कर लिया है और लेवल 1 के जो 2022 और 21 के जो पेपर थे उनके साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को देख लिया है। अब शुरू करने जा रहे हैं 2017 के लेवल 1 में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे उनको देख रहे हैं, तो फटाफट रिवीजन करते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। यदि लिखावट में कठिनाई है तो डिस्ग्राफिया के नाम से जाने जाएंगे। और डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी विकार होता है। डिसकैलकुलेलिया जो है वो गणितीय संबंधी जो विकार होता है या गणितीय ये जो कठिनाइयाँ जो डिसकैलकुलेलिया। और ध्यान अभाव जिसे अवधान के नाम से जाने हैं ADHD जो होता है ध्यान अभाव। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। यहाँ योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित पूछा है तो ऑप्शन में यहाँ अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षणार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षणार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो यहाँ योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है सत्र के अंत में शिक्षणार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन जो है वो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो प्रकृतिवादी कौशल जो है ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि के अलग अलग फ्रेम होते हैं, कई फ्रेम होते हैं। यहाँ बुद्धि या दिमाग के कई फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी प्रकृतिवादी कौशल बताया है। यहाँ ऑप्शन में विश्लेषणात्मक बुद्धि बताई, रचनात्मक बुद्धि बताई और व्यवहारिक बुद्धि बताई, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताई प्रकृतिवादी कौशल। अगला प्रश्न है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। तो यहाँ कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, तो यहाँ दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ बताना है। तो यहाँ सभी जो हैं अवधारण गठन में सुविधा और विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, तो यहाँ सभी जो है सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है जिसे ए न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह पूछा कि कैसे और क्यों, वहीं वह उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा तर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में गतिविधियां करा रहा है न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी कि कैसे और क्यों हुआ, और उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न सत्रों तथा तर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की। अगला प्रश्न है सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं और या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। तो व्यवहार की जो या व्यवहारवादी जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ व्यवहारवादी जो है सही आंसर दिया है व्यवहारवाद। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खालिस्तान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो पूरस में समावेश शब्द का मतलब यहाँ विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरस में नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। अगला प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। तो आगमनात्मक तर्क का उदाहरण यहाँ पर दे रहा है। शिक्षक की कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो यह उदाहरण आगमनात्मक तर्क का होगा। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईड पर आच्छद रहता है, यह कहलाता है, ये दबाव कहलाता है। जहाँ ईगो जो है वो ईड पर आच्छद रहता है, यह कहलाता है दबाव कहलाता है ये। अगला प्रश्न है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो यहाँ हैंस आइसेंक के द्वारा अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व के लक्षण प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। छात्र यहाँ सर्वोत्तम उदाहरण पूछा है प्रेरणा का, तो छात्र बहुसंक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत बताया है। बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत बताया है। अगला प्रश्न है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। दिमागी आरोग्यता जो है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम और कानून सिद्धांत प्रदान करता है, वो दिमागी आरोग्यता कहलाता है। अगला प्रश्न है एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप में सोचना शामिल कहलाता है। तो परिमेयकरण कहलाता है। एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार में अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना परिमेयकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के
अधिगम को प्रभावित करती है, यह उस श्रेणी से संबंधित है। किस श्रेणी से संबंधित? सामाजिक कारक की श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, सामाजिक कारक की श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को यहाँ न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति जो है यहाँ समायोजन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन में यहाँ तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार और बीमारी का डर, लेकिन यहाँ समायोजन को बढ़ावा देने वाली न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति होती है। समायोजन जब होता है तो यहाँ चिंता और भय मुक्त हो जाता है, तो न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त हो जाता है जब समायोजन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो यहाँ सप्रयोग की व्याख्या की गई है। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा संज्ञानात्मक स्तर है? तो सप्रयोग संज्ञानात्मक स्तर बताया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया आंकलन कहलाती है। जब शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार की जानकारी एकत्रित की तो ये आंकलन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो ये प्रश्न में बोनस दिया गया, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में सिद्धांत नहीं है, तो अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये नहीं है। उसके अलावा स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति जो है वो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति और व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई पद्धति, यहाँ बी और सी जो दोनों आंसर हैं वो सही माने हैं। यहाँ पर प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति और व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई पद्धति। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित बताई है। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता, एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। आनुवंशिकता के बयान पर जोर देता है कि एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है तो बाद की भी उम्र में रहेगी, ये आनुवंशिकता की ओर संकेत कर रहा है। अगला प्रश्न में बोनस दिया गया। प्रश्न क्या है, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। यहाँ अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है, इसमें बोनस दिया गया। अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है, तो अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है, तो प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है, तो संतुलन के नाम से जाना जाता है। जहाँ प्याजे के सिद्धांत में एक क्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच में संतुलन की क्रिया जाना जाता है, संतुलन के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो यहाँ बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचित बातचीत है, ये बौद्धिक परीक्षण के लिए सावधानी नहीं है। उसके अलावा बौद्धिक परीक्षण के लिए सावधानी की अगर बात करें तो यहाँ IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास यानी विकास के किस चरण में मेल खाता है? तो एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास जो है 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र या 9 साल के आसपास का छात्र विकास के किस चरण में आता है? तो प्रीशम बनामहीनता के चरण में आएगा। एरिक्सन द्वारा 8 अवस्थाएं मनोसामाजिक विकास में दी गई, उनमें 9 साल का बालक है जो प्रीशम बनामहीनता में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन आदर्श
संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। ये कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। उसके अलावा आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य कथनों को देखें तो यह एक मानकीकृत परीक्षण है। आदर्श संदर्भित परीक्षण जो है छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो रीट के 2017 की लेवल 1 के साइकोलॉजी क्वेश्चनों में प्रश्न पूछे गए थे।